आपण अवकाळ हा शब्द वापरलेला आहे. तर खरंच शिवसेना या कार्यक्रमाला तयार आहे आणि तुम्ही म्हणता त्या पद्धतीने? बघा, आमची भूमिका स्पष्ट आहे. कोरोनाच्या या काळामध्ये सामान्य जनतेला मदतीचा सेवेचा कार्यक्रम हा स्थानिक स्तरावर भाजपने केलेला कार्यक्रम आहे. राज्य स्तरावर आणि शहर स्तरावर सगळ्या यंत्रणांना मदत करण्यासाठीच्या भूमिका या आमच्या नेत्यांच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम आहे. माननीय देवेंद्रजींचे प्रवीण दरेकरांपासून चंद्रकांत दादा पाटील ते राज्यस्तरीय नेते या राज्यभर जनतेला आश्वासन आणि त्याला आधार वाटावा यासाठीच्या कार्यक्रमात करतायत. पण आम्ही हेही सांगू इच्छितो की राजकारणामध्ये यशाची भाषा जर करायची असेल तर कुठल्याही पक्षाने एकटं यावं, दुखतं यावं, तिखटं यावं याला भाजप घाबरत नाही. धोबी पछाड आम्ही योग्य वेळेला मारल्याशिवाय राहणार नाही. आज आम्हाला कोरोनाच्या काळात राजकारण करायचं नाही. आशीष जी, पश्चिम बंगाल वैक्सीन लेने के लिए राज्यों के लिए सर्टिफिकेट दे देना चाहिए. नवाब मलिक जी को मैं पूछना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र राज्य पूरे देश में नंबर 1 का वैक्सीनेशन में बना तो वो कौन से प्रोडक्शन के वैक्सीन के उपयोग के कारण बना है? केंद्र सरकार अगर वैक्सीन नहीं दे पाती तो महाराष्ट्र पूरे देश में वैक्सीनेशन में नंबर 1 कैसे बना? नवाब मलिक ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं. वो हमारे साथ जरूर राजनीति करे लेकिन महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखाधड़ी न करे, ये हमारा कहना है. विदेशों से वैक्सीन मंगाने को लेकर केंद्र सरकार से सर्टिफिकेट इसके ऊपर केंद्र सरकारी भूमिका स्पष्ट कर सकता है. केले जातात त्यावेळेला प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांनी पहिलं स्वतः हे उत्तर द्यावं लागेल. देशाच्या पंतप्रधानांपासून गृहमंत्र्यांपासून राज्याच्या विरोधी पक्ष नेत्यापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते, सोशल मीडिया ते जाहीर सभा यात काय भाषेने उल्लेख करतात याचं पहिलं आत्मपरीक्षण करावं. आणि त्यामुळे आमच्याकडे उंगली दाखवण्याआधी राष्ट्रवादीने 5 उंगल्या त्यांच्याकडे आहेत हे त्या ठिकाणी लक्षात घ्यावं. आणि जोपर्यंत भाषेचा विषय असेल तर माझा सवाल आहे आमच्या सर्व वाहिनीच्या मित्रांना सुद्धा, एक ॲडव्हर्टाइजमेंट आली म्हणून ज्यामध्ये त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये कुठल्या राजकीय पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि युवा नेतृत्व यांच्याकडे इंगित करणारी भाषा होती, तर त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या कंपनीच्या मालकाच्या ऑफिसला तोडफोड होते. सोशल मीडियावर केवळ एक कार्टून पुढे फॉरवर्ड केलं तर माजी नेव्ही अधिकाऱ्याच्या घरात जाऊन डोळा फोडायचं काम करतात. या तुलनेत भाजप हा खूप संयमी पक्ष आहे. आमच्या संयमाला हातबलता समजू नका, एवढंच या प्रकरणावर मला भाष्य करायचं. सर, संजय राऊत यांनी बेळगाव निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्र्यांवर निशाणा साधलेला आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांनी 1 लाख ते 1.5 लाखापर्यंत मतं खाली म्हणजे यापुढील परिस्थिती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बाजूने असेल, काय सांगायचं? संजय राऊत आणि शिवसेना यांनी बेळगाव असो किंवा बंगाल असो याच्यावर भाष्य करणं याची अवकाशच त्याची नाही. जे स्वतः कुबड्यांवर उभे आहेत, ज्यांचं स्वतःचं सरकार कुबड्यांच्या आधारावर आहे आणि ज्यांचं पहिलं पाऊलही कुबड्यांशिवाय पडू शकत नाही, अशा पक्षाने दुसऱ्याबद्दल आणि दुसऱ्या पक्षाच्या यशाबद्दल बोलणं याची अवकाशच शिवसेनेची नाही. संजय राऊत असं म्हणाले की देवेंद्रजींनी करेक्ट कार्यक्रम त्यांचा पंढरपुर के चुनाव में तीनों दल इकट्ठा आने के बाद भी जो जीत नहीं पाए, तो इस प्रकार की चुनाव में पराभव के कारण राजनीति से राजीनामा की मांग करने वाले दलों से, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस के नवाब मलिक से मेरा कहना है, पहले तो हमारे सरकार के खिलाफ पंढरपुर में जनमत दिया, इसके लिए नवाब मलिक स्वयं पहला राजीनामा दे और उनके पार्टी का नेतृत्व इस सरकार में करने वाले उप मुख्यमंत्री जी से
पहले नवाब मलिक स्वयं राजीनामा मांगे, फिर दूसरे के बारे में चर्चा करने की बात और गुंजाइश करें। नाना पटोले ने कहा कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी अजय पूनावाला के मालिक को सुरक्षा केंद्र सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। कोई बड़ा पॉलिटिशियन फोन करके धमका रहा है और अगर केंद्र सरकार सुरक्षा नहीं दे पाती। पटोले जी को गंभीरता से इस राज्य में कोई लेता नहीं है, क्योंकि शायद हो सकता है उन्होंने कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोर्स किया हो जिसमें मनगढ़ंत कहानी बताने का एक सार्वजनिक कार्यक्रम की पढ़ाई उन्होंने की हो। केंद्र सरकार के पास जिस प्रकार से पूनावाला जी को सुरक्षा मांगनी पड़ी, यही विषय गंभीरता से केंद्र सरकार ने योग्य किया, उस प्रकार के आधार पर सुरक्षा दी। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जिस दलों ने अगर इसके लिए धमकाने का या धमकी की तरफ बढ़ने का कोई प्रयास किया होगा तो इस बात को छुपा नहीं पाएंगे। सही समय पर इस बातों को उजागर करने का काम योग्य यंत्रणाएं करेंगी। राज्य सरकार खुद सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है और आज कोरोना का इस पार्श्वभूमि में इसके ऊपर ज़्यादा राजनीति करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। तो लेकिन एक सवाल ये भी बना हुआ है सर, शुक्रवार से अब तक वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बंद है। 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और लगातार राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो 30 लाख वैक्सीन भेजने वाली है वो अब तक नहीं आई है, इसलिए स्थिति जो है पैदा हुई। कई लोगों को दूसरा डोज भी नहीं लग पाया है। देखिए, राज्य सरकार से हमारी विनती है, आंकड़े बहुत स्पष्ट हैं, ज़रूरत पड़ी तो केंद्र सरकार से वो बात कर रहे हैं, हम भी करेंगे। महाराष्ट्र की जनता को वैक्सीन समय पर मिले, इसी प्रकार की योजना बहुत साइंटिफिक तरीके से केंद्र सरकार ने की है। उसी दिशा से कार्यक्रम चल रहा था, चल रहा है। बावजूद उसके अलग अलग प्रकार की मांग करके, ओछी राजनीति करके महाराष्ट्र के राजनेताओं ने, विशेषतः महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने बहुत इसमें स्वयं स्पष्टता से हाथ डालने का प्रयास किया। आज जो स्थिति हुई है उससे महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले, इसके लिए हम भी केंद्र सरकार से बात करेंगे। लेकिन जो वैक्सीन अभी महाराष्ट्र सरकार के पास है उसका वो उपयोग करे, लोगों को दे। और सवाल महाराष्ट्र सरकार से है कि अगर महाराष्ट्र पूरे देश में वैक्सीनेशन में नंबर 1 राज्य है तो कैसे बना? केंद्र सरकार से वैक्सीन लिए बिना बना, या वैक्सीन ज़मीन से निकल कर आई या आसमान से टपक पड़ी? तो अगर महाराष्ट्र नंबर 1 पूरे देश में है तो बिना केंद्र सरकार के मदद से नहीं है, और मदद करना केंद्र सरकार का काम भी है। और इसके लिए झूठ न फैलाए, लोगों से संवेदनशील तरीके से हम सब लोग संपर्क करें और उनकी मदद करें। बॉम्बे हाईकोर्ट उलट लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय म्हणून विचार करावा आणि त्यावेळेस आता टास्क फोर्स असेल किंवा सुप्रीम कोर्ट असेल यांना भाष्य करण्याची वेळ आली आहे। योग्य वेळेस परिस्थिती केंद्राने आणि याचबरोबर लस जी आहे त्याचा भाव केंद्राला एक वेगळा असतो आणि राज्याला वेगळा असतो, हाही प्रश्न। अर्धवट माहितीच्या आधारावर प्रेस कॉन्फरन्स घेण्याचा कार्यक्रम म्हणजे नवाब मलिक यांच्या असलेल्या प्रेस कॉन्फरन्सला आहे। केंद्र सरकार लसी निर्मितीच्या कार्यक्रमात काय काय रोल घेतं, तसा रोल राज्यांना घेण्याचा आहे किंवा त्यांनी घेतला आहे का? तर दोन्ही सरकार समप्रमाणात दराबद्दल किंवा भूमिकांबद्दल प्रश्न विचारताना त्याबद्दलची माहिती त्यांनी घेतली पाहिजे। आणि म्हणून जोपर्यंत नवाब मलिक पूर्ण माहिती घेत नाही तोपर्यंत त्यांनी बोलू नये, कारण अगोदरच राज्य सरकार मोफत लस देणार की नाही याच्यावर बोलून ते तोंडावर आपटले आहेत। स्वतः त्यांनी या लसीला विरोध केला। भारतीय लसी ज्या वेळेला समोर आला त्यावेळेला या मोदींच्या लसी आहेत, आम्हाला नको ही भूमिका नवाब मलिक आणि त्यांच्या पक्षाची होती। त्यावेळेला मोदीजींच्या नावाने राजकारण करणारे आता या लसी आम्हाला मिळाल्या पाहिजेत म्हणून परत खोटं बोलत आहेत। आणि म्हणून नवाब मलिक यांनी खोटा माहिती पसरवू नये, महाराष्ट्रातल्या जनतेशी धोकाधडी करू नये। अंजली दमानींनी असा आरोप केलेला आहे की भाजप आणि राष्ट्रवादीचं साठवणं होतं म्हणून सगळं परिवारांना जेव्हा जमीन मिळाली। मला असं वाटतं की याबद्दलचं भूमिका आणि प्रश्न उपस्थित करण्याचा अंजली दमानी यांना लोकशाहीतला अधिकार आहे।
पण त्यांनी केलेल्या उपस्थित प्रश्नावरचं उत्तर ते जे अपेक्षित करतायत किंवा त्यांच्या मनात असल्यामुळे प्रश्न उपस्थित करतायत ती सत्य परिस्थिती नाही. धन्यवाद. दिए कि राज्य के पास ऑक्सीजन अच्छी संख्या में और रेमडेसिविर भी, लेकिन इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से जो राजनीति देखने को मिल रही थी वो क्यों है, और अब ये कह रहे हैं कि पूरा इनके पास स्टॉक है. देखिए, फिर एक बार हमें इस पे आज भी राजनीति नहीं करनी. देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सभी दल, सभी मंत्री, सभी अधिकारी भी इस चैलेंज को जिस तरीके से सामना कर रहे हैं, हम तो कहेंगे उसको अगर कोई मदद नहीं कर सका तो ठीक है, लेकिन इसको नाखून लगाने का प्रयास न करें. महाराष्ट्र हो या पूरा देश हो, सभी के लिए जिस प्रकार की योजना केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन और सिर्फ हिंदुस्तान में निर्माण करने की व्यवस्था नहीं, देश प्रदेश से भी कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के व्हीकल हो, इन सभी को बहुत ही कम समय में उपलब्धता करने का प्रयास और काम सरकार कर रही है. उसको गति देने की आवश्यकता है, ना कि इसके खिलाफ झूठ फैलाने की आवश्यकता है. और इस प्रकार की झूठ की राजनीति इस समय पर, कोरोना के समय पर, अगर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के लोग कर रहे हैं तो ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है. सर, कल ममता बनर्जी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल ममता बनर्जी ने जीत लिया है, लेकिन बीजेपी का नाम न लेते हुए उन्होंने आप पर हमला भी बोला और कहा है कि अब सबने कोरोना की लड़ाई में साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है. ममता चुनाव जीत चुकी है. सही बात है, ममता जी चुनाव जीत चुकी है, ये बात भी सही है. मुझे, मेरा व्यक्तिगत मानना है, पार्टी की भूमिका अधिकृत रूप से केंद्रीय पार्टी रखेगी, लेकिन हमें जिस प्रकार के यश की अपेक्षा थी वो यश नहीं मिला, ये बात भी मैं व्यक्तिगत रूप में स्वीकारता हूँ. हम ममता जी के टीएमसी को पराभूत नहीं कर पाए, लेकिन अगर चुनावी राजनीति में सफलता का अगर मापदंड करना है तो उस सफलता के मापदंड का परिमाण ये पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की तरफ आता है, क्योंकि कम्युनिस्ट तो जीरो हो गए, कांग्रेस तो इवेपोरेट हो गई, ममता जी ज़्यादा बढ़ नहीं पाई, और इस चुनाव में अगर किसी की बढ़ोतरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की हुई है. लेकिन कोरोना का युद्ध सबसे बड़ा है, ये माननीय उद्धव ठाकरे जी के वाक्य से हमें सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के ऊपर कहना, यानी जो व्यक्ति और जिसका राजनीतिक दल सरकार अपनी खुद अपने पैरों पर नहीं टिका पाती है और उनको चलने के लिए भी कुबड़ी पड़ेगी साथ में, ऐसे दलों ने और नेताओं ने दूसरी पार्टी के ऊपर और हमारे ऊपर भाष्य करना, यानी सूरज पर थूकने वाली बात है. और ममता बनर्जी का समर्थन अगर संजय राउत जी करते हैं तो हमारा सवाल उनको दो टूक है, ममता बनर्जी का जय श्री राम कहने को विरोध है, यानी शिवसेना का भी इसको विरोध है क्या, ये बात की स्पष्टता करें.